गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग फिर से वी आर इन फ्रंट ऑफ यू। चंद्रपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर कल्पना गुलवाड़े आपका फिर से स्वागत करती है। आज हम फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर श्वेता मानवटकर हमारी ट्रेजरर भी हैं एंड डॉक्टर मनीषा घाटे जो हमारे पास प्रेसिडेंट COGS के हैं। ये दोनों आपको एक महत्वपूर्ण बीमारी यानी सफेद पानी का जो प्रॉब्लम है लेडीज में, जो खुल के कई लेडीज बोल नहीं पाती हैं, और आजकल इसके बारे में चर्चा इसीलिए भी है क्योंकि सी सर्विक्स या फिर गर्भमुख कैंसर की शुरुआत के कुछ सिम्टम्स ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। तो इसको नजरअंदाज ना करें, ये टॉपिक ध्यान से सुने क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप शायद डॉक्टर को या फिर किसी को पूछ ना पाए। इसके वैक्सीनेशंस, कैंसर के अगेंस्ट के वैक्सीनेशंस, उसकी पूरी डिटेल हमारे तज्ञ डॉक्टर मनीषा घाटे आपको बताएंगे। तो ये प्रश्न उत्तर का जो सिलसिला है ये जारी रहे और प्लीज उसको ध्यान से सुने। क्वेश्चंस के लिए हम हमेशा तैयार हैं चंद्रपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनिक सोसाइटी की तरफ से। तो सुनिए डॉक्टर मनीषा घाटे की। मैं डॉक्टर मनीषा घाटे, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट और पास्ट प्रेसिडेंट चंद्रपुर ऑब्स गायनिक सोसाइटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी चंद्रपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनिक प्रेसिडेंट डॉक्टर कल्पना गुलवाड़े कि उन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम शुरू किया जिससे आम पब्लिक को जानकारी मिले और वो उस तरह से अपनी सेवाएं ले सके अपने चिकित्सकों से। थैंक यू। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता मानवटकर, स्त्री रोग तज्ञ, चंद्रपुर जिला स्त्री रोग तज्ञ सोसाइटी की ट्रेजरर। आज आपके समक्ष इस मंच द्वारा वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में कुछ प्रश्न मैं मनीषा घाटे मैडम के सामने रखूंगी और वो इन प्रश्नावली का उत्तर देकर आपको जो डिफिकल्टीज है वो सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू श्वेता। यस, मेरा पहला प्रश्न है मैम, जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है यानी योनि मार्ग के द्वारा जो सफेद पानी का स्राव होता है वो एक्चुअली में क्या है, उसका अर्थ क्या है? देखो, सफेद पानी या जिसको बहुत कॉमनली हमारे मेडिकल पोक्ष में व्हाइट डिस्चार्ज बोला जाता है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमनली महिलाओं में देखा जाता है, राइट फ्रॉम एडोलेसेंट गर्ल्स टू ओल्ड एज तक। और ये हमेशा ही जैसे एब्नॉर्मल चीज है ऐसी बात नहीं है। इसमें हम लोगों को ये समझना होगा कि दो प्रकार का डिस्चार्ज रहता है, वो जो होता है नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। तो उसमें हम कैसे उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं या उसको ये उस पर डिपेंड होता है। तो अगर मैं नॉर्मल डिस्चार्ज की बात करूंगी तो नॉर्मल डिस्चार्ज हर लड़की को या हर महिला को ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जैसे पीरियड्स आने के यानी मध्य जो पीरियड्स का टाइम है, जैसे एक महीने में बीच में 14वें-15वें दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी एक बीज निकलता है हमारे ओवरी से जिसको ओव्यूलेशन टाइम कहा जाता है। उसके आसपास भी सडनली महिलाओं को लगता है कि हमारा योनि मार्ग यानी वजाइनल डिस्चार्ज जो है सिक्रीशन बढ़ गया है या मैडम तब बहुत जाता है। और दूसरा नॉर्मल डिस्चार्ज कब रहेगा? जब पीरियड्स आने के पहले बहुत सी महिलाओं को कुछ जैसे पिंकिश रहता है या कोई कलर का भी नहीं, ऐसे डिस्चार्ज जाता है जिससे उनको पता चलता है कि अभी अपने पीरियड्स आने वाले हैं। तो ये हो गए नॉर्मल डिस्चार्ज जो हमारी भाषा में बोले जाते हैं कि ये नॉर्मल चीज है एंड सिर्फ आप अपने हाइजीन पे ध्यान दो और ये क्लियर अप हो जाएंगे अपने आप। अर्थात ये नॉर्मल डिस्चार्ज यह पारदर्शक होता है, पानी की तरह होता है, बिना रंग का होता है और इसमें बदबू भी नहीं होती है। यस। और मैम आप एबनॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, अभी वही समझना पड़ेगा कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज का मतलब क्या। तो वो ऐसा डिस्चार्ज है व्हाइट डिस्चार्ज महिलाओं में जिनका स्पेसिफिकली सिम्टम्स सीवियर लगते हैं, जिससे हम जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने डेली इससे। तो वो क्या चीज है?
उसका कलर रहेगा कोई भी, फिर मे बी वो व्हाइटिश रहेगा, कर्डी डिस्चार्ज दही जैसा जैसे बोलते हैं वैसे, या फिर फ्रॉदी टाइप येलोइश डिस्चार्ज रहेगा, या कभी कभी ना जैसे थिन डिस्चार्ज रहता है लेकिन उसकी बहुत गंदी बदबू आता है, फिश जैसी बदबू आती है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्चार्ज रहते हैं। एक इतना समझ लीजिए कि जो डिस्चार्ज आपको अपना जो योनि मार्ग है वहां पे कुछ सिम्टम्स देता है, जैसे कि खुजली है, दर्द है, बराबर है, और जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो और यानी अनकंफर्टेबल हो, तो जो वो डिस्चार्ज जो रहता है जनरली वो अब नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि सफेद दही के समान ग्रे कलर का हो सकता है, ब्राउनिश रेडिश डिस्चार्ज हो सकता है, और हल्का हरे रंग का भी हो सकता है। इन डिस्चार्ज में कभी कभी बदबू भी आती है, खुजली भी होती है, योनि मार्ग में दर्द भी होता है, पेट में दर्द होती है, बार बार पेशाब लगती है। तो ऐसे समय हमें जल्दी ही स्त्री रोग तज्ञ से संपर्क करना अनिवार्य है। तो मैम, ये जो डिस्चार्ज होते हैं ये जनरली किस कारणवश होते हैं? देखो, सबसे पहली बात जो है, बहुत 90% ऑफ द केसेस जो है ना वो अनहाइजीन जब रखते हैं हम लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स, उसकी वजह से, और उसके कारण कई सारे हैं। देखो, हम लोग का जो एरिया है ना वो हॉट क्लाइमेट एरिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिंपल बातें हैं जिसके कारण हो सकती है डिस्चार्ज हमारे इसमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हाइजीन अगर मेंटेन नहीं होता है तो वो एक सबसे बड़ा कारण है हमारा व्हाइट डिस्चार्ज का। दूसरा कारण है कि जैसे किसी और बीमारी के लिए हम कोई एंटीबायोटिक खा लेते हैं, स्पेसिफिकली बताऊंगी क्यों होता है वो। तो जो अब ये समझना होगा हमें कि हमारा जो योनि मार्ग है या वजाना है उसमें गुड बैक्टीरिया एक प्रकार का रहता है जो कि योनि मार्ग को लुब्रिकेट रखने का और क्लीन रखने का काम करता है नेचुरली। अब होता क्या है कि हम अगर किसी वजह से कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, दूसरी जो बात बता रही हूँ मैं, तो उसका असर उन अच्छे बैक्टीरिया पर भी पड़ता है और फिर वहां का जो इम्बैलेंस हो जाता है उससे अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा रहता है, और उस वजह से भी व्हाइट डिस्चार्ज होने का यानी एक कारण वो भी है। स्पेसिफिकली मैं बताऊंगी जो महिलाएं डायबिटिक है उनमें, या जिन्हें जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है किसी वजह से, उनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें भी व्हाइट डिस्चार्ज होने का ज्यादा खतरा रहता है। अर्थात अगर योनि मार्ग की स्वच्छता और उसकी अच्छी देखभाल न की जाए तो हमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या वायरल या इस प्रकार के मिक्स इन्फेक्शन भी हमारे योनि मार्ग को स्त्राव का कारण होते हैं। ये हो गया स्वच्छता रिलेटेड कारण। लेकिन अगर मैम जैसे शारीरिक संबंध आते हैं, लैंगिक संबंध आते हैं, तो उसके कारण भी कुछ सफेद पानी का जो कारण होता है या अनैतिक संबंध भी एक होता है, उस पर प्रकाश डालिए। देखो, जनरली जो होता है, मैंने बात की है, वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही ज्यादा होता है ये इन्फेक्शन का कारण, ये समझना होगा आपको। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि लैंगिक रिलेशन के कारण होता है, हाँ जरूर होता है। उसमें ये भी एक बात है कि डिफरेंट टाइप्स का होता है डिस्चार्ज, एक ही प्रकार का नहीं। जिससे हम बहुत कॉमनली जाना आता है कि HIV होता है, ये ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे हैं वजाइनल डिस्चार्ज के कारण, जिनमें ट्राइकोमोनासिस है, गोनोरिया इन्फेक्शन है, इवन क्लैमाइडिया है। ये सब है ये बातें कि जिनके कारण हाँ योनि मार्ग में इन्फेक्शन हो सकता है और वो उसके कारण सफेद पानी की तकलीफ महिलाओं में आ सकती है। तो ये कॉमन है, ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो हम रोज हमारी ओपीडी में देखते हैं। अर्थात जैसे हम देखा जाए तो कारण उसके अलग अलग हैं। आज हम इस चीज को लेकर HPV इन्फेक्शन अर्थात HPV संक्रमण के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो मैम, ये HPV संक्रमण क्या होता है? देखो, HPV समझना होगा, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक वायरस का प्रकार है ना, जो योनि मार्ग में, यानी सिर्फ योनि मार्ग संबंध से नहीं होता है, इंटीमेसी से भी होता है, इंटीमेट टच से भी वो ट्रांसफर होता है।
तो अब ये एचपीवी वायरस का इतना जो है, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं या जो दिख रहा है, तो इसका संक्रमण बहुत इजीली हो जाता है बच्चों में, लड़कियों में और लड़कों में भी कॉमन है ये। तो अब ये एचपीवी जो वायरस है वो बहुत देर तक डॉर्मेंट ही रहता है। जैसे एनस है हमारा, रेक्टल कैंसर है, फिर अन्न नलिका का कैंसर है, तो ये सब भी कैंसर जो है वो एचपीवी के कारण बहुत बार होते हैं। तो ये अब आप बोलेंगे कि एचपीवी कैसे एक्ट करता है, तो एचपीवी का जो संक्रमण होता है तो तुरंत कैंसर नहीं होता है, क्योंकि एचपीवी के भी बहुत सारे टाइप है। तो कुछ जीनोम है, कुछ टाइप है एचपीवी के जो ज्यादा खतरनाक होते हैं कैंसर करने में, जिनको ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन बोला जाता है। वही स्पेसिफिक स्ट्रेन जो है जो कैंसर के लिए कारणीभूत रहते हैं। और दूसरा एक कॉमन प्रॉब्लम उससे होता है वॉर्स नाम का, जैसे चामखड़ी बोलते हैं हम लोग मराठी में उसको, तो वो भी उसका भी कारण जो है वो एचपीवी ही है। अर्थात ही जैसे एचपीवी संक्रमण होने के बाद हमारे जो भी सेंसिटिव पार्ट है उनमें संक्रमण की शक्यता बढ़ जाती है, लेकिन वो हमें तुरंत ही नहीं दिखाई देती है। कुछ कालावधि के बाद उसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। एचपीवी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत लॉन्ग है, इट कैन गो अप टू 15 years ऑल्सो, 10 to 15 years, ये याद रखना। तो ये जो संक्रमण होता है वो सिर्फ स्त्रियों में होता है कि पुरुषों में भी होता है? मैंने जैसे कहा कि बच्चों में, तो बच्चों में दोनों आंखें, बॉयज एंड गर्ल्स, और स्त्री और पुरुष दोनों आईज में। तो मैंने बोला ना, इंटीमेट टच से भी होता है। और जैसे ये जो कैंसर है मैंने बोला है सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं होता ना, इससे वॉट्स भी होते हैं, फिर ईसोफेगस कैंसर भी होता है, ईसोफेगस यानी अन्न नलिका जो है, या एनल कैंसर यानी हमारा गुदद्वार जो है, तो या रेक्टल कैंसर, ये भी होता है उससे। तो ये इन्फेक्शन जो है ये सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी होता है। तो इसके शुरुआती कुछ लक्षण होते हैं कि जैसे पता चले कि ये लड़की या लड़का एचपीवी वायरस से संक्रमित है? नहीं, एक्चुअली उसके लिए एक टेस्ट है, एचपीवी डीएनए टेस्ट है, उससे ही पता लग सकता है कि ये जो लड़का है, लड़की है, या ये लेडी या ये जेंट्स है वो एचपीवी बाधित है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि दुनिया में ये एक ही कैंसर यानी कैंसर है जो सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं हम, जिसमें आज हर 8 मिनट में एक भारतीय महिला की मौत होती है। तो हमें समझना होगा इसकी सीवियरिटी, और हमें इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ये अकेला कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है, क्योंकि उसके लिए वैक्सीन आ चुकी है, इसीलिए वो प्रिवेंटेबल है। तो हमारा जो COGS का मेन मोटो जो हम लोग आजकल जो ट्रेंडिंग है वो इसीलिए हम फोकस करने का सोच रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ाए लोगों में कि ये वैक्सीन कितनी जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, आगे के लाइफ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। अर्थात ही हमें एचपीवी का संक्रमण अगर रोकना है तो इसके लिए क्या क्या रोकथाम के उपाय आज उपलब्ध है? एचपीवी का संक्रमण हमें अगर रोकना है तो जैसे ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स एक पहली बात है जो जिसके कारण HIV भी हो सकता है, बाकी भी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकता है, और HPV वो एक है। लेकिन ऐसा HPV मैंने जैसे कहा इंटीमेट कांटेक्ट से भी होता है, ऐसा अभी प्रूव हो चुका है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट ही उसके लिए जरूरी है ऐसी बात नहीं है, इवन इंटीमेट कांटेक्ट से भी ये हो सकता है। तो हमें अभी प्रिवेंशन की ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही टेस्ट है, जैसे मैंने बोला HPV डीएनए टेस्ट, जिससे पता चलता है कि हाँ ये बाधित है। तो उसको अगर वो बाधित भी है ये समझना होगा हमको, अगर वो पॉजिटिव भी है, HPV डीएनए टेस्ट पॉजिटिव भी आते हैं, और हम अगर वैक्सीनेट करते हैं वो शख्स को या वो इंडिविजुअल को, तो उसको एक कवच मिल जाता है आगे ये बीमारी को प्रोग्रेस होने से। तो इस प्रकार हम रोकथाम कर सकते हैं और कंट्रोल में ला सकते हैं ये प्रॉब्लम हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में। तो इस पर हमारे प्रयास जारी है।
अर्थात ये एचपीवी वैक्सीनेशन अभी आ चुका है और हमें इसके लिए सजग रहना है, जो इस एचपीवी संक्रमण की रोकथाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो मैडम बताइए कि ये एचपीवी का जो वैक्सीन है उसके डोज किस प्रकार से लिए जाते हैं और किसे किसे दिए जाते हैं? देखो, अभी जो एचपीवी के वैक्सीन आए हैं वो सबसे पहले जब इनिशियली आया था तो 2 ही स्ट्रेन उसमें आते थे, 16 और 18। उसके बाद कुछ मेडिकल फील्ड में और प्रोग्रेस हुआ तो फिर 4 इसका आ रहा था, लेकिन अभी 9 स्ट्रेन कवर करने, 9 टाइप्स ऑफ उसका एचपीवी बैक्टीरिया कवर करने का वायल आया है, या ये जो वैक्सीन है अवेलेबल हुआ है अभी मार्केट में। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम कौन सा अच्छा है इसमें, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी अवेलेबल हो, फिर वो बायोवेलेंट हो या क्वाड्रावेलेंट हो और या नैनोवेलेंट, ये जो मैंने 3 प्रकार बताए, कोई भी वैक्सीन हमको हमारे बच्चों को, तो वो कैसे देंगे हम लोग। तो हम जैसे एचपीवी वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे डॉक्टर श्वेता, तो इसका कैसा है कि डोजेज शेड्यूल अभी हमारे गवर्नमेंट ने भी इम्प्लीमेंट करने का सोचा है, जैसे क्योंकि कैसा है देखो, इससे जो बर्डन आ रहा है ना डिसीजेस ट्रीट करने में गवर्नमेंट पे, वो बहुत ज्यादा है। तो इसका प्रिवेंशन ही हमें आगे ये बीमारी होने से बचा सकता है, इसीलिए वैक्सीनेशन अभी प्रोग्राम चालू होगा, लेकिन वो कब होगा वी नेवर नो। लेकिन उसके पहले हमारी ड्यूटी एज ए डॉक्टर है कि हम लोग लोगों को अवेयर करना शुरू कर दे, उनके माइंड सेटअप बढ़ाना शुरू कर दे कि नहीं, ये वैक्सीन आपके बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये बच्चों का जैसे शेड्यूल जो डोज है मैं बताती हूँ आपको, 9 से 14 साल के, फिर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हो वो, ठीक है, उनको 2 डोज लगते हैं सिर्फ ये वैक्सीन। तो एक जैसे हम पहले देते हैं तो 6 महीने के बाद, यानी हम लोग ये 2 डोज देंगे उनको। लेकिन अगर आपका बच्चा या बेटा या बेटी 14 के ऊपर चले जाते हैं तो फिर हम लोग को उनको 3 डोज देने पड़ेंगे, 1st, 2 and 6th मंथ। तो ये शेड्यूल रहता है। फिर कोई भी वैक्सीन लो, आप बायोवेलेंट लो, क्वाड्रावेलेंट लो, नैनोवेलेंट लो, इक्वल एफिकेसी है, वो जरूर आपके बच्चे की जो एचपीवी स्थिति है वो सुधारेंगे और बच्चे को प्रोटेक्शन देंगे होल लाइफ के लिए। ये वैक्सीन जो है, हमारे जो डॉक्टर्स है, जो करीब सभी डॉक्टर्स है, उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया है, तो इससे ये पता चलता है कि वो कितनी सेफ है। क्वाड्रिवेलेंट एंड नैनोवेलेंट और बायोवेलेंट ये वैक्सीन हमारी अभी उपलब्ध है और ये अभी गवर्नमेंट सेटअप में आने के लिए टाइम है, लेकिन तब तक स्त्री रोग तज्ञ और बाल रोग तज्ञ के पास यह वैक्सीन उपलब्ध है। कृपया ये वैक्सीन आप वहाँ पे ले सकते हैं। और मैडम ने बहुत अच्छी तरह शेड्यूल के बारे में बताया है कि इसके दो डोजेज होते हैं 9 से 4 वर्ष की उम्र में और 15 से 46 उम्र की उम्र तक हमें 2 महीने यानी 3 डोज लेने हैं और इसका 0.5 ml का डोज होता है। तो मैम बताइए कि जैसे हाई रिस्क बिहेवियर जो होते हैं और उन्होंने अगर ये लिया तो ही इसका इफेक्टिविटी होती है या सभी के लिए ये लेना बहुत जरूरी है? डॉक्टर श्वेता, जैसे मैंने कहा है कि ये जो बीमारी है वो कब किसको हो जाए वी नेवर नो, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है एचपीवी का बहुत कॉमनली होता है। ये एक स्ट्रेन का नहीं तो दूसरे स्ट्रेन का जरूर होगा और हम सब में होता है, कभी ना कभी लाइफ लॉन्ग हर एक इंडिविजुअल को एचपीवी इन्फेक्शन जरूर होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसीलिए उसका जो कवच है, यानी उसको प्रिवेंट करने का, वो वैक्सीन है जो हमें उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। तो इसीलिए वैक्सीनेशन के ऊपर हम लोग अभी बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं। जो पेशेंट्स आते हैं या कोई गैदरिंग में जाते हैं या सोशल प्रोग्राम में जाते हैं, तो हम डॉक्टर्स हमेशा स्ट्रेस करते हैं कि तुमने अपने बच्चे को वैक्सीन दिया, एचपीवी दिया है, जैसे बाकी के वैक्सीन देते हो आप लोग, तो एचपीवी वैक्सीन भी अपने बच्चों को जरूर दें, यही बताते हैं। तो जैसे अभी पता है कि जैसे हम एचपीवी वैक्सीन लेते हैं तो उसके कोई दुष्परिणाम होते हैं बॉडी पर? नहीं, ये बहुत सारे मिथ फैला के रखे हुए हैं, लेकिन पब्लिक या जनरल लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो वैक्सीन है ये आपके बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए है।
उनकी लाइफ स्मूथ जाए और उनको इतने सारे कैंसर जो हो सकते हैं उनको आगे चल के लाइफ में उससे प्रिवेंट हो रहे हैं। वैक्सीन के कुछ ऐसे बहुत गंभीर दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सेफ है वैक्सीन। हाँ, जैसे हम लोग जब बाकी वैक्सीन देते हैं, कोई भी वैक्सीन देते हैं ना हम डीपीटी वगैरह बच्चे को, तो जैसे किसी को हल्का बुखार आ जाता है या इंजेक्शन के साइड पे थोड़ा सा रेडनेस आ जाता है, तो वो जो मिनिमल साइड इफेक्ट होते हैं कोई भी वैक्सीन के, वो ये वैक्सीन में भी देखे जा सकते हैं कुछ कुछ लोगों में। अदरवाइज ये वैक्सीन बहुत सेफ है और मैं चाहूंगी कि हम हमारी आगे की पीढ़ी के सुरक्षा के लिए हर एक ने अपने बच्चों को इस एचपीवी वैक्सीन से वैक्सीनेट कराना चाहिए। वो सेफ है, इसीलिए हम जो डॉक्टर्स हैं अपने बच्चों को ऑलरेडी एचपीवी वैक्सीनेशन के डोज दे चुके हैं और उनको वैक्सीनेट करा चुके हैं। तो मैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे चाहूंगी कि आप लोग भी जागरूक हो जाइए और अपने बच्चों को एचपीवी वैक्सीन से वैक्सीनेट कराएं। हर घर बच्चा और बच्ची हमें पूरी तरह से सुरक्षित करना होगा और इसके लिए हम एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव में पूरी तरह सहभागी हो, ये हमारा COGS का मोटिव है। तो मैम, हमने बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया है कि एचपीवी क्या है, एचपीवी वैक्सीन के बारे में आपने बताया, उसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मिनिमल है। तो मैं एक बात जानना चाहूंगी कि जैसे एचपीवी वैक्सीन या किसी भी प्रकार का जो स्त्राव होता है, जैसे एचपीवी इन्फेक्शन या कोई भी स्त्राव होता है, वो आगे जाके स्त्री को इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन वगैरह का कारण होता है, तो इसके बारे में आप बताइए। देखो, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे रीजन जो होते हैं वाइट डिस्चार्ज के, उसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स, आपका अनहाइजीन होना है ना प्राइवेट पार्ट्स का, वो कारणीभूत है। अब स्पेशली ये जो इन्फेक्शन जो होता है जो आगे चल के इनफर्टिलिटी या बांझपन ला सकता है, स्पेशली क्लैमाइडिया है, गोनोरिया है, समझ में आई? क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन, ये वाला ऑर्गेनिज्म अगर इन्फेक्ट करता है आपके यूनिमार्क को, तो खतरा बढ़ जाता है कि आपको ट्यूब ब्लॉकेज जो अपने फैलोपियन ट्यूब्स है वो ब्लॉक होने की समस्या हो सकती है और उसके कारण फिर बांझपन आ सकता है। तो इसीलिए ये जब भी वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम किसी को होता है, तो मैं चाहूंगी कि उन लोगों ने अपने पास के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जाके सलाह ले, उनसे अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्रॉपरली कराए और प्रॉपर मेडिकेशन ले, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आ सके उनका। तो इस प्रकार से जो मैंने बताया है, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, और देखो, मैं जैसे हम एचपीवी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बहुत मैंडेटरी है, हम लोगों को ये भी लोगों को बताना होगा कि स्क्रीनिंग है हमारा, जो जैसे मैंने आपको डेटा बताया है कि हमारे यहाँ पे हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से जाती है। यानी हम लोगों के ऊपर सर्वाइकल कैंसर का बर्डन कितना होगा इंडिया में, आप सोच सकते हैं। तो अगर हमको उसको प्रिवेंट करना है तो स्क्रीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है महिलाओं के लिए। और वो स्क्रीनिंग जो है फ्रॉम द एज ऑफ 30 WHO ने बोला है, तो हम लोग चाहेंगे कि हर महिला आगे आए और अपना स्क्रीनिंग जरूर कराए। आफ्टर 30 एज से अपना शुरू करे स्क्रीनिंग, हर 5 साल में या 3 साल में करे, और आश्वस्त हो जाए कि हम लोग किसी और प्रॉब्लम में तो फंस नहीं रहे हैं। इसका कारण हेरिडिटरी होता है, आनुवंशिक कारण है इस वाइट डिस्चार्ज का? नहीं, वैसे देखा जाए तो आनुवंशिक कारण तो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, कभी कभी कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी अगर होती है यूनिमार्क की, जैसे एक्टोपिक यूरेटर हम बहुत बार देखते हैं, ये 1-2 चीजें हैं जिसके कारण हो सकता है क्रॉनिक डिस्चार्ज। लड़कियों में हम लोग बहुत अर्ली एज में भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर है ये सब चीजें। कॉमनली तो जो है वो इन्फेक्शन, हाइजीन, और या तो फिर हम, जैसे हमने कैंसर की बात की है, अगर कैंसर होना है तो उसके पहले भी ऐसे ही डिस्चार्ज जाते हैं, या हमें सोच के रखना पड़ेगा। तो मैम, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे मार्केट में अवेलेबल है,
कि ये इस्तेमाल करो या वो इस्तेमाल करो तो हमारा सफेद पानी कम हो जाएगा। बहुत बार महिलाएं डॉक्टर को कंसल्ट ना करते हुए खुद ही उसका उपचार करने के लिए तैयार हो जाती है, या यूट्यूब में या छोटी मोटी माहिती होगी, छोटी मोटी जानकारी होंगी, उस आधार पे खुद ये लेती है। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसे बोला है कि 80% जो कारण है वो अनहाइजीन का है हमारे यहाँ पे, हमारे देश में। तो कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि ये जो प्रोडक्ट्स जो जिसका एडवर्टाइजिंग इतने बड़े पैमाने पे होता है, जैसे वी वॉश है ना, तो ये जो इंटीमेट वॉश जो आते हैं ना, ये रेगुलरली नहीं यूज करना चाहिए। उससे क्या होगा बताए, जैसे मैंने बोला था ना कि अगर किसी चीज के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं तो वजाइना में जो गुड बैक्टीरिया है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वॉश अगर हम रोजाना करते हैं, जैसे ये वी वॉश जैसे जो आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, उससे भी अगर डेली करते हैं तो हो सकता है कि उसके भी कारण वहां का फ्लोरा डिस्टर्ब हो, और अगर फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है तो इन्फेक्शन की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। और इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ मेरे पेशेंट्स को कि आप वंस इन ए वाइल इट्स ओके, लेकिन रोज के लिए ये वॉश यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लुक वार्म वाटर जो है, कोमट पानी जो हम लोग बोलते हैं, उससे क्लीन वाटर से वॉश कीजिए। बहुत हार्श सोप, शैम्पू या वजाइनल डाउचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लीन आपको अच्छे से अगर करना ही है तो सिंपल वाटर जो हम लोग बोला है, जैसे वार्म वाटर, बहुत ही गुनगुने पानी से आप क्लीन अपनी ये प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कर सकती है। प्रकार का केमिकल यूज, या तो हेयर रिमूवल के लिए जो भी कोई क्रीम भी यूज की जाती है, या जैसे ये अपने प्यूबिक हेयर रिमूवल में जो भी क्रीम यूज की जाती है वो भी एक कारण हो सकता है इन्फेक्शन का। क्योंकि योनि मार्ग के जो ग्लैंड्स होते हैं वजाइना के और सर्विक्स के, वो नेचुरल बैक्टीरियल फ्लोरा, गुड फ्लोरा तैयार करते हैं और जो हमारी पीएच और उसकी क्लीनलीनेस को मेंटेन करता है। बट ये केमिकल उस सबको खराब कर उसमें इन्फेक्शन का कारण तैयार करते हैं। तो इसीलिए हमें स्विमर्स को भी एडवाइस देना है कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम ज्यादा देर तक नहीं पहनना है। अगर टॉयलेट जाते हैं तो अपना योनि मार्ग सामने से पीछे की ओर स्वच्छ कीजिए, और उसी प्रकार कोई भी हाइजीन वॉश जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल युक्त भी ना यूज करे। अगर यूज ही करना है तो माइल्ड ग्लिसरीन वाले जो भी साबुन या प्रोडक्ट होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, और सादा पानी अपनी सफाई के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज हमने डॉक्टर रिस्पेक्टेड मनीषा घाटे मैडम से बहुत अच्छी तरह से योनि मार्ग रिलेटेड जितना भी वाइट डिस्चार्ज है, चाहे वो नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, या एचपीवी रिलेटेड हो, या रोग प्रतिकारक शक्ति के कारण कम हुआ हो, और उसके जितने भी कारणीभूत घटक है उसके बारे में बहुत डिटेल में मैडम ने हमें आज बताया है। और इन टिप्स का इस्तेमाल करके हम COGS मेंबर्स सारी महिलाओं को आह्वान करते हैं कि उन्होंने इन हेल्थ टिप्स को अच्छी तरह यूज करना है, और साथ ही डॉक्टर की सलाह के सिवा कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे ही हर महिला की सेफ्टी जैसे डॉक्टर की है वैसे खुद की भी है, और खुद का केयर करना भी उसी तरह उस महिला की जवाबदारी है। जैसे सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो हर घर में महिला अपने हेल्थ के लिए बहुत पीछे रहती है। उसकी हेल्थ हैबिट को भी अगर आगे ले जाना है तो स्त्री रोग तज्ञ से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैम, आज आप महिलाओं को एक संदेश दे दीजिए ताकि वो अपनी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उस पर ज्यादा काम करें। मैं अपनी महिलाओं को यही बोलना चाहूंगी कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। रेगुलरली अपना चेकअप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कराती रहिए। अगर आप 25 इयर्स क्रॉस कर चुकी है तो अपना स्क्रीनिंग है, जो पैप स्मीयर टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं हम लोग, या HPV DNA टेस्ट बोलते हैं, ये हर
3 साल में या 5 साल में जरूर कराएं। अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी नहीं निकलती है फर्स्ट बार आप जब कराते हो, फिर भी आप रिपीटेडली आफ्टर 3 और 5 इयर्स ये जरूर कराते रहे, क्योंकि अगर कुछ भी एबनॉर्मेलिटी रहती है वो वक्त गए आप ट्रीट कर सकते हो। तो यही मेरा है। और दूसरा, अपनी बेटा या बेटी कोई भी हो, अपने बच्चों को आप HPV वैक्सीन से जरूर वैक्सीनेट कराएं, ताकि आप उसे एक कवच कुंडल दे रहे हैं कुछ ड्रेडफुल डिसीजेस से बचने के लिए। तो ये 2 चीजें और स्क्रीनिंग, ये मैं अपनी जो कोई भी अपनी श्रोता है उनको ये कहना चाहूंगी। सर्वाइकल कैंसर के बारे में आप थोड़ा सा एक प्रकाश डाल दीजिए। सर्वाइकल कैंसर या जैसे अपना गर्भ की जो थैली होती है उसका जो मुख, गर्भमुख का कैंसर जिसे बोलते हैं, उसको सर्वाइकल कैंसर हम लोग हमारी मेडिकल भाषा में बोलते हैं। अभी अगर उसके बारे में बात की जाए तो उसका जो मेन रीजन है जो कॉज करने का, वो है HPV वायरस। मोर देन 90% उसका जो कॉज है वो कैंसर का, वो HPV इन्फेक्शन है, जो कि HPV वायरस से होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यही एक कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है अगर हम हमारे बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग वो प्रिवेंशन रहेगा। अभी ये कैंसर जो होता है ये अचानक नहीं होता है, ये हमारे शरीर में होने यानी शुरू होने से पहले, बहुत पहले आपको कुछ ना कुछ संकेत देना शुरू कर देता है। 4-5 साल पहले से ही आपका व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। उसका जो व्हाइट डिस्चार्ज के साथ जो है उसका कलर जो रहेगा व्हाइट डिस्चार्ज का, वो व्हाइट डिस्चार्ज नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा ब्राउनिश भी हो सकता है। फिर आपको बाकी के भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे अगर संबंध आता है, यौन संबंध आता है, उसके वक्त ब्लीडिंग होता है, तो भी ये आपको एक वार्निंग साइन दे रहा है कि आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए। फिर अगर 2 मेंसेस के बीच में अगर आपके मेंसेस आ रहे हैं और अगले महीने वो तारीख को नहीं, उसके बीच में भी आपको ब्लीडिंग जारी है, तो भी आप लोगों ने अपनी जो टेस्टिंग है वो करानी चाहिए। और स्पेसिफिकली जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, जो सेक्स वर्कर्स है, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि रिपीटेडली उन लोगों ने अपना स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। और वो उसके साथ जो पेशेंट है जिनकी इम्यूनिटी लो है, किसी कारणवश है, किसी इन्फेक्शन के कारण है, तो उन लोगों ने भी अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराती रहनी चाहिए, ताकि हम बहुत पहले इसको कैचअप कर सके और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। क्योंकि अगर अर्ली स्टेजेस में हम लोग को पता चल जाए कि ये कैंसर में परिवर्तित हो सकता है, तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत सिंपल हो जाती है। उसके लिए गर्भ की थैली भी नहीं निकालनी पड़ती है कितनी बार। तो इसीलिए अगर हम स्क्रीनिंग की ओर फोकस करते हैं, अपने महिलाओं को ये मैं बोलना चाहूंगी कि रेगुलर स्क्रीनिंग अगर आप करती है अपने, और अपने सिम्टम्स की तरफ ध्यान देती है, अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम हो तो अपने तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करो और उन्हें बताओ कि ये मुझे हो रही है तकलीफ। वो आपके उस हिसाब से जांच करेंगे, पैप स्मीयर लेंगे, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है जिसे हम LBC कहते हैं, वो करेंगे, HPV DNA टेस्ट करेंगे। और इससे बहुत बार पता चल जाता है कि आप में कैंसर होने वाला है। उसके पहले भी जो चेंजेस अगर दिख जाए सेल्स में, तो उसकी ट्रीटमेंट आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट तुरंत स्टार्ट कर देंगी। तो इससे आप वो कैंसर से बच सकते हैं। तो और ये भी बात आपको याद रखनी होगी कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो वो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्क्रीनिंग नहीं करना है, आपको स्क्रीनिंग करते रहना पड़ेगा 3 साल बाद या 5 साल बाद। ये बहुत जरूरी है। एक बार अगर स्क्रीनिंग नेगेटिव आ गई है तो हमें स्क्रीनिंग करना बंद नहीं करना है, उसका पीरियोडिक स्क्रीनिंग टेस्ट चालू रखना है। और आपको अपने संबंधित गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से हर 3 महीने या हर 6 महीने में या वार्षिक या 3 साल में एक बार, ऐसा अपने को जिस प्रकार से गायनेकोलॉजिस्ट ने एडवाइस दिया है उस प्रकार से स्क्रीनिंग अपनी जारी रखना है। तो मैम, मैं बहुत आपका आभार मानती हूँ कि आपने इतने सारे प्रश्नों को बहुत सहज तरीके से श्रोताओं के सामने बताया है। क्योंकि बहुत बार व्हाइट डिस्चार्ज या योनि मार्ग का जो भी स्राव है वो महिलाएं बहुत बार बताने में उन्हें झिझक होती है, लेकिन
बहुत आसान तरीके से आपने महिलाओं को ये सारी टिप्स दी है। इसके लिए मैं COGS टीम की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। और कल्पना गुलवाड़े मैडम जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये पॉडकास्ट के थ्रू सारे महिलाओं तक हमारा संदेश बहुत आसानी से पहुंच सके और उनको फायदा हो सके, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं भी चंद्रपुर ऑब्स गायनिक सोसाइटी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने इतना एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, अलग अलग विषय के लेके उनका समाधान के लिए। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी जो अध्यक्षा है डॉक्टर कल्पना गुलवाड़े, सेक्रेटरी डॉक्टर रुचा पोडे और ट्रेजरर डॉक्टर श्वेता मानवटकर, जो बहुत अच्छे प्रश्न चुन के लाई है जो बहुत कॉमन होते हैं महिलाओं की, ये जो वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम्स है उसके लिए। और बाकी जो टेक्निकल टीम है उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। थैंक यू।